हेलो व्यूवर्स, मैं चेतन सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल एडू अर्वर में पुनः स्वागत करता हूं। और 9th की क्लास में जो आपने पढ़ाई किया, इसके आगे आज मैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। पदार्थ की अवस्थाएं तो कोर्स के अनुसार ही मैं बता रहा हूं आपको कि वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। मैं थोड़ा सा चर्चा पांचों अवस्थाओं पे करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो कोर्स में है पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं, इन 3 मुख्य अवस्थाओं पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो पदार्थ की जो 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, इसे आप लोग इस चार्ट के माध्यम से बेहतर सुनिए और अपना नोट्स बनाइए। और अगर आप इसको एक बार ढंग से सुन करके और नोट्स बना करके याद कर लेंगे तो इस पर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हुई? 3, ठोस, द्रव और गैस। अब आइए इस ठोस, द्रव और गैस के एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ठोस आकृति पर बात करते हैं। ठोस क्या होते हैं? ये ठोस जो है, इनकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। आकृति के बारे में आप जानते हैं, जैसे आपकी किताब है, किताब का एक निश्चित आकृति है। आप कोई डिब्बा लेते हैं, गोल डिब्बा, जैसे मान लीजिए कि घी का डिब्बा, कोई अन्य डिब्बा आप लेते हैं, उसका एक निश्चित आकार है। तो आकार आपका क्या होता है ठोस में? ये निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी ये बहुत कम होती है। उनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसी अंतराणुक आकर्षण बल के अधिक होने के कारण वो एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़े होते हैं, जिससे उनकी आकृति निश्चित होती है। फिर अगले हम बिंदु पर चर्चा करते हैं आयतन। इनका आयतन निश्चित होता है। यही कारण इनके लिए भी है, क्योंकि निश्चित व्यवस्था क्रम में दृढ़ता के साथ ही इनके अणु जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अधिक दृढ़ता के साथ अणुओं के जुड़े होने के कारण, चूंकि कम जगह में अधिक अणु होते हैं, मतलब कम आयतन में अधिक अणु, तो कम आयतन में अधिक अणु होने के कारण द्रव्यमान अधिक हो गया। और एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान ये घनत्व कहलाता है। इसीलिए घनत्व ये ठोसों का सबसे अधिक होता है। ठोस, द्रव, गैस में ही हम तीनों में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ठोस के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो घनत्व ये ठोसों का सबसे अधिक होता है। ठोस हमारे क्या बहते हैं? अगर आप पुस्तक रख दिए तो क्या पानी की तरह ये बह जाता है? नहीं। या वायु की तरह ये बहता है? नहीं। ठोस क्या होते हैं? इनमें बहने का गुण नहीं होता है। फिर संपीडिता देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। संपीडिता होता है कि हम किसी वस्तु को दबाएं तो क्या आसानी के साथ दबा पाएंगे? कितना हम दबा सकते हैं, यह कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, संपीडिता कहलाती है। तो ठोस है, तो ठोस को दबाना सबसे कठिन होता है। ठोस को हम आसानी के साथ दबा नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी संपीडिता सबसे कम होती है। इसकी संपीडिता कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी पहले से ही बहुत कम है। और जब अणुओं के बीच की दूरी पहले से कम है, बहुत सटे सटे हैं, तो उनको हम दबा करके और उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी, संपीडिता इसकी सबसे कम होती है। कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी और आकर्षण बल, तो कणों के बीच की दूरी चूंकि इसमें बहुत कम होती है और इसलिए इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो कणों के बीच आकर्षण बल ये प्रबल होता है, बहुत अधिक होता है। कणों का रिक्त स्थान, तो कणों का स्थान निश्चित होता है। हमने पहले ही बताया, इसी कणों के स्थान के निश्चित होने के कारण ही इसकी आकृति निश्चित होती है। गतिज ऊर्जा
ठोसों में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि ठोस का एक निश्चित आकृति होता है। ठोस का निश्चित आकृति होने के कारण ही इनकी गतिज ऊर्जा, ये अणु इसके बहुत दूर दूर तक नहीं जा सकते। हाँ, ताप बढ़ाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, लेकिन अन्य द्रव और गैसों की अपेक्षा सबसे कम होती है। विसरण, अणुओं का बाहर निकलना या अन्य किसी दूसरे अणुओं में मिलना, ये विसरण कहलाता है। ये न्यूनतम होता है, एकदम ना के बराबर होता है। लेकिन तब भी जैसे चाक से हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ठोस चाक के अणु भी हुए और ठोस बोर्ड का भी अणु हुआ, तो यहाँ कुछ अणु ये बोर्ड से चिपकते हैं, ब्लैक बोर्ड से चिपकते हैं, तो कह सकते हैं कि विसरण जो होता है वो न्यूनतम होता है, विसरण भी हम कह सकते हैं। अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी आपको बताया गया कि ये सबसे कम होता है, अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तरलता, तरल होना मतलब कि उसमें बहाव का गुण होना चाहिए, तो तरलता का गुण इसमें नहीं होता है। ठोस, ये बहते नहीं हैं। प्रसार, प्रसार इसमें सबसे कम होता है। प्रसार का मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। तो जो भी ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, ये बहुत ही कम बढ़ती है, नगण्य के बराबर बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रसार ये बहुत कम होता है ठोसों में। दृढ़ता, ये सबसे अधिक दृढ़ता होती है। दृढ़ता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके अणु बहुत एक दूसरे से नज़दीक होते हैं और बहुत दृढ़ता के साथ ये जुड़े होते हैं। तो ये ठोस के बारे में था। इसी तरह से फिर हम द्रव के बारे में चर्चा करते हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम द्रव के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से हमने ठोस पे चर्चा की, इसी तरह से द्रव पे चर्चा करते हैं। इसकी आकृति ये निश्चित नहीं होती है, आकृति भी निश्चित नहीं होती है और आयतन भी निश्चित नहीं होती है। तो आकृति और आयतन, यहाँ से हम देखते रहें, आकृति ये निश्चित नहीं होती है और आयतन ये निश्चित होती है। तो आकृति ये निश्चित नहीं होती है क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत ठोस से ज़्यादा होता है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। लेकिन इतना भी अणुओं के बीच का आकर्षण कम नहीं होता है कि ये अपने आयतन को भी गंवा दें, लेकिन इतना होता है इनके अणुओं के बीच की दूरी या इतना आकर्षण बल होता है कि ये अपने द्रव को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आयतन इसका निश्चित होता है। घनत्व, घनत्व क्या होता है? अब घनत्व पर इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको देख लेते हैं। घनत्व क्या होता है? ठोस से इसका कम होता है। और बहने का गुण, ये आप जानते हैं कि अगर कोई भी द्रव है तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। बहने का गुण क्या होता है? ये ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। संपीडितता, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस से हम आसानी के साथ द्रव को दबा सकते हैं। और कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ये कम होता है, ठोस में ज़्यादा होता है और ठोस से इसमें कम होता है, दुर्बल होता है। कणों का स्थान, कणों का स्थान ये अनिश्चित होता है। कणों के स्थान इसी अनिश्चित होने के कारण इसका आकृति ये निश्चित नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है। और विसरण ये धीरे धीरे होता है, ठोसों से ज़्यादा होता है। अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी ये ठोस से अधिक होती है। अंतराणविक दूरी मतलब अणुओं के बीच की दूरी ये ठोस में बहुत कम होती है और ठोस से इसमें अधिक होती है। तरलता मतलब बहते हैं ये कि नहीं बहते हैं, तो गैस से कम होता है, मतलब ठोस तो बिल्कुल नहीं बहते लेकिन द्रव बहते हैं। द्रव केवल ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, इसका मतलब कि गैस इससे भी ज़्यादा बह सकता है, तो बहने का जो गुण होगा वो गैस से कम होता है। और प्रसार, प्रसार देखते हैं, यह ताप बढ़ाने पर ठोस से अधिक फैल जाता है। ताप बढ़ाने पर इनके अणुओं के बीच की दूरी ये बढ़ जाती है। अणुओं के बीच की दूरी ताप बढ़ाने पर बढ़ने के कारण ये ठोस से अधिक प्रसारित हो जाते हैं, अधिक से फैल जाते हैं, क्योंकि अंतराणुक आकर्षण बल ये ठोस की अपेक्षा
कम होता है, इसीलिए ठोसों से इनका अधिक प्रसार हो जाता है। दृढ़ता, जाहिर है कि जब प्रसार ज़्यादा हो रहा है तो दृढ़ता के साथ ये जुड़े नहीं हैं। अब तीसरी अवस्था पर हम चर्चा करते हैं। तीसरी अवस्था है हमारी, क्या है? गैस। गैस पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। इसकी ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसकी आकृति और आयतन ये दोनों ही निश्चित नहीं होती है, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ये बिल्कुल नगण्य होता है। तो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इनके अणुओं की कोई भी निश्चित स्थिति नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी आकृति और आयतन ये दोनों ही निश्चित नहीं होती। घनत्व, चूँकि बहुत दूर दूर तक अणु रहते हैं, बहुत अधिक आयतन में अणु होते हैं, इसलिए सबसे कम इनका घनत्व होता है। बहने का गुण, बहने का गुण ये गैस है, गैस की शीशी आप है छोड़ दीजिए, ये सभी दिशाओं में, हर दिशा, चारों दिशाओं में ये फैल जाते हैं। इनको बहुत आसानी के साथ हम दबा सकते हैं, इसका मतलब संपीडितता इनकी अधिक होती है। कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, ये कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ये नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, तभी तो बहुत दूर दूर तक ये चले जाते हैं। तो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ये बहुत ही कम होता है। फिर आगे देखते हैं कणों का स्थान। कणों का स्थान द्रवों की तरह ही अनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ हम जाने ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, तो कणों का स्थान ये बिल्कुल ही निश्चित नहीं होगा, इसका मतलब अनिश्चित होगा। गतिज ऊर्जा, अब चूँकि अणु बहुत तेज़ी के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं है, आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होने के कारण, अंतरणुक आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इनके बीच जो कणों के बीच जो स्थान होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब अणु बहुत तेज़ी के साथ इधर उधर जा सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा इनकी सबसे अधिक होगी। तो गैस की गतिज ऊर्जा ये सबसे ज़्यादा होती है और इसी गैस की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण इनका विसरण ये सबसे तीव्र होता है, सबसे ज़्यादा विसरण ये गैस का होता है। अंतराणविक दूरी भी इसकी सबसे अधिक होती है। तरलता ये सबसे ज़्यादा होगी, हर दिशा में ये बह सकते हैं, इसलिए तरलता इनकी सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए ताप पाकर इनमें प्रसार भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तो वैसे ही गैस के अणुओं के बीच की दूरी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, अंतराणुक आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य था, इसीलिए जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे इनके अणुओं के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका मतलब प्रसार सबसे अधिक हो जाएगा। इसलिए इनमें दृढ़ता बिल्कुल होती ही नहीं है, ये बिल्कुल दृढ़ता इसमें नहीं होती है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक साथ इन पर चर्चा कर लेते हैं, एक साथ चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही पर एक साथ चर्चा किया जाए। ठोस, द्रव और गैस पर तो हम देखते हैं आकृति। आकृति ठोस की निश्चित होती है, द्रव की निश्चित नहीं होती है, गैस की निश्चित नहीं होती है। आयतन, ये ठोस की निश्चित होती है, द्रव की निश्चित होती है और गैस की निश्चित नहीं होती है। घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है, द्रव का ठोस से कम होता है और सबसे कम ये गैस का होता है। बहने का गुण, ठोस नहीं बहते हैं, द्रव ये नीचे से ऊपर की ओर बहते हैं और गैस ये चारों ओर बहते हैं। संपीडितता, ये ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में ठोस से अधिक होती है और गैस में ये सबसे अधिक होती है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा ये प्रबल होता है, द्रव से दुर्बल होता है और गैस ये बिल्कुल नगण्य होता है। कणों का स्थान निश्चित होता है, ठोसों में, द्रवों में ये अनिश्चित होता है और गैसों में ये अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा ये सबसे अधिक गैस की होती है और सबसे कम ये ठोस की होती है।
तो ठोस की गतिज ऊर्जा सबसे कम और द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक और गैस की गतिज ऊर्जा ये सबसे अधिक होती है। विसरण एक गैस का न्यूनतम होता है, द्रव का धीरे धीरे होता है और गैस का ये सबसे तीव्र होता है विसरण। न्यूनतम दूरी अंतराणुविक दूरी ये सबसे कम होती है ठोस की, द्रव की ठोस से अधिक होती है और गैस की ये सबसे अधिक होती है। गैस की अंतराणुविक दूरी ये सबसे अधिक होती है। फिर देखते हैं तरलता। तरलता ये ठोसों में नहीं होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। तरलता सबसे ज़्यादा गैस में होता है, ठोसों में नहीं होता है और द्रव में गैस से कम होता है और ठोस से अधिक होता है। प्रसार सबसे कम ठोसों में प्रसार होता है, ठोसों से अधिक द्रवों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है, सबसे अधिक गैसों में होता है। गैसों में प्रसार सबसे अधिक होता है। दृढ़ता सबसे अधिक दृढ़ता ये ठोसों में होती है, द्रव में दृढ़ता नहीं होती है और गैसों में दृढ़ता बिल्कुल नहीं होती है। तो देखिए ये एक साथ थोड़ा सा सब आ नहीं रहा है और पदार्थ की इस तरह से आप अवस्था लिख लीजिए और यहाँ आप एक क्रम से ठोस के लिए लिख दीजिए। मैं इधर का बिंदु एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इस तरह से अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसी तरह से इसको आप देख करके वीडियो को रिप्ले करके बार बार और नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं इधर बता दे रहा हूँ। आकृति, आयतन, घनत्व, बहने का गुण, संपीड्यता, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों का स्थान, गतिज ऊर्जा, विसरण, अंतराणविक दूरी, तरलता, प्रसार और दृढ़ता। ये इतने पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इसे आप नोट कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। अब हमने आपको बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। जो चौथी और पांचवी जो अवस्था थी, शुरू में हमने आपको चर्चा किया था कि वो होता है, चौथी अवस्था है ये प्लाज्मा और जो पांचवी अवस्था है ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। आइए थोड़ी सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, 3 ही आपके कोर्स में हैं, लेकिन प्लाज्मा और थोड़ा सा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये चौथी और पांचवी अवस्था पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हम बता रहे हैं, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में जो कण हैं ये अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित अवस्था वाले होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, नियॉन बल्ब होता है, इसमें जो आपको सफ़ेद रंग का भाग दिखाई देता है जलने पर, ये प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य गैसों को भरा जाता है। जब विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित होती है तो गैस जो है आयनाइज्ड हो जाते हैं। गैस जो है क्या हो जाते हैं? आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं और आयनीकृत होने पर ये आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के कारण इनके अंदर से एक विशेष किस्म का चमकीला रंग उत्पन्न होता है, मतलब चमक उत्पन्न होता है। इसी तरह से जैसे हम गैस ट्यूब की बात करते हैं तो उसके अंदर एक चमकीला रंग उत्पन्न हो गया, मतलब उसमें चमक उत्पन्न हो गया और यही जो चमकीला स्टेट बनता है, अवस्था बनती है, ये प्लाज्मा कहलाती है। इस प्लाज्मा के एक विशेष रंग की चमक होती है, इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, कौन सी गैस डाली गई है, आयनाइज्ड कौन सी गैस की गई है, तो उस तरह से ये निर्भर करता है कि उस की विशेष रंग की जो चमक होगी वो कैसी होगी। सूर्य हुआ, तारा हुआ, इन लोगों में भी जो चमक उत्पन्न होती है, आप देखते हैं कि दोपहर के समय आप सूर्य को देख नहीं सकते, इतना ज़्यादा उसमें चमक आपको दिखाई देता है। तो ये चमक क्यों है? ये चमक इसीलिए है क्योंकि उसमें प्लाज्मा उपस्थित है। ये प्लाज्मा
तारों में भी होता है और सूर्य में भी होता है ये प्लाज्मा का स्टेट। तारों में प्लाज्मा जो है ये उच्च तापमान के कारण ही बनता है। उच्च तापमान पर जो प्लाज्मा की स्थिति बनती है। तारों और सूर्य का उच्च तापमान ही ये इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण, जिसको हम आयन कह सकते हैं, उसमें ये टूट जाते हैं और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का जो मिश्रण होता है, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं क्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसी तरह से हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने 1920 में पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की थी। इनकी जो गणनाएं थी ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, तो इसीलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। BEC भी इसको कहते हैं। जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे कॉर्नेल, केटरले तथा ई वेमन, इन लोगों को 2001 में ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं ये BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या। BEC को सामान्य वायु के घनत्व से 1 लाख भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही निम्न तापमान पर अगर ठंडा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जो सामान्य वायु है इस सामान्य वायु के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, मतलब जो घनत्व है वायु का इससे 1 लाख भाग कम घनत्व वाली गैस, बहुत लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी हो, बहुत ही निम्न ताप पर ठंडा कर दिया जाए, बहुत ही कम ताप पर उसको ठंडा कर दिया जाए, तो जो अवस्था प्राप्त होती है इसी अवस्था को हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये पदार्थ की अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। इसके नोट्स बना लीजिए और फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।